हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों हम PYQs की सीरीज में नीट और जेई वाली जो हमारी सीरीज चल रही है रासायनिक बल गति की, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो नीट और जेई में आ चुके हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो विभिन्न ताप, आपके पास एक टेम्परेचर T1 है, दूसरा टेम्परेचर T2 है, पर एक अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा, एक्चुअली यहां सक्रियण ऊर्जा है, ठीक है, सक्रियण ऊर्जा E तथा दर नियतांक यानी कि रेट कांस्टेंट K1 और K2 इस प्रकार संबंधित है। तो बच्चों अरेनियस इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है आपसे, ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारा लॉग बेस E यानी ln E होता है, ठीक है। तो लॉग बेस E K2 बाय K1 इक्वल्स टू E अपॉन R, E अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। लॉग बेस 10 करोगे तो यहाँ 2.303 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको सेम फॉर्मूला मैच करना है, तो लॉग K2 बाय K1, ठीक है, लेकिन बाहर की तरफ माइनस साइन तो नहीं है, यहाँ तो नेगेटिव साइन है, तो गलत होगी। फिर लॉग K2 बाय K1 इक्वल्स टू E बाय R, बाहर माइनस है लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 अपॉन T2 माइनस हो जाएगा और 1 अपॉन T1 प्लस हो जाएगा, तो ये तो फिर भी ठीक है। फिर तो ln K2 बाय K1 इक्वल्स टू माइनस E बाय R 1 अपॉन T1, 1 अपॉन T2 माइनस में हो जाएगा, लेकिन 1 अपॉन T1 भी माइनस में हो जाएगा, तो ये तो नहीं चाहिए, तो ये तो नहीं बैठा, ठीक है। और फोर्थ देख लें तो ln K2 बाय K1 इक्वल्स टू E बाय R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, तो ये तो एग्जैक्टली सही है ना। और ये भी सही था, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर प्लस में हो जाएगा, वापस वहीं पहुंच जाओगी। तो बच्चों दोनों आंसर करेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ठीक है। तो डायरेक्ट अरेनियस का क्वेश्चन है, अरेनियस इक्वेशन पे बेस्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, किसी अभिक्रिया की कोटि के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। अब आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो, अभिक्रिया की कोटि केवल प्रयोग करके ही ज्ञात कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही। अभिक्रिया की कोटि एक प्रैक्टिकल डेटा है, प्रैक्टिकल वैल्यू है ना, डायरेक्ट हम नहीं बता सकते। फिर अभिक्रिया की कोटि क्रियाकारकों के स्टोइकियोमीतीय गुणांक से प्रभावित नहीं होती। तो हमने पढ़ा था अभिक्रिया में कितने भी अणु भाग ले उससे मतलब नहीं है, कोटि तो प्रायोगिक रूप से निर्धारित करनी पड़ती है, तो ये भी बात सही है। फिर अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया वेग दर्शाने में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रण राशियों के घात का योग होती है, तो ये भी सही है। अभिक्रिया वेग में सांद्रता पद की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, तो ये तीनों बातें अभिक्रिया की कोटि से रिलेटेड है। अब अभिक्रिया की कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होती है, ऐसा कहना चाह रहा है, तो बच्चों हम कहेंगे नहीं, अभिक्रिया की कोटि तो हाफ भी आ सकती है, 1.5 भी आ सकती है, 3/2 आ सकती है ना, तो हम कहेंगे नहीं, हमेशा पूर्णांक हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई है, तो बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट यानी K, तो हमारे पास फॉर्मूला है K इक्वल्स टू मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1 और टाइम इनवर्स, ठीक है। अब आपसे कहा गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यानी n का मान रख दो 0, तो बच्चों K बराबर आ जाएगा मोल, ठीक है, 1 माइनस 0 यानी कि मोल रहेगा, लीटर 0 माइनस 1 यानी कि लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स यानी बच्चों सेकंड इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स करेक्ट आंसर है, यानी आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक निश्चित एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया में पदार्थ का अर्ध आयुकाल, तो भाई एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया है, अर्ध आयुकाल आपको दे रखा है T हाफ इक्वल्स टू 138 सेकेंड, ठीक है।
पदार्थ की सांद्रता को 1.28 मिलीग्राम प्रति लीटर से 0.04 मिलीग्राम प्रति लीटर तक होने के लिए आवश्यक समय लगेगा। तो बच्चों प्रारंभिक सांद्रता तो है 1.28, ठीक है, और बची हुई सांद्रता जो है वो है 0.04। मैं मात्रक नहीं लिख रही, ठीक है। और मुझे बताना है कि भाई यहाँ पे टाइम आप बताओ कितना टाइम लगेगा। प्रॉब्लम ये है कि अभिक्रिया की कोटि तो दी नहीं। अब बच्चों एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं जो है वो मोस्टली होती है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, छद्म एकाणुक अभिक्रिया। मतलब अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया वेग एक ही क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, बस कोटि पकड़नी थी आपको। तो आपको ध्यान रखना है एंजाइम उत्प्रेरित मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर होती है, जो हमारे सिलेबस में एटलीस्ट वो तो सारी फर्स्ट ऑर्डर है। तो हम कहेंगे ठीक है, हम फर्स्ट ऑर्डर मान के सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों प्रथम कोटि के लिए आपने पढ़ रखा है और दायुकाल का फॉर्मूला पढ़ रखा है T½ इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे 0.693 अपॉन K, ठीक है। अब मैं कह रही हूं K निकाल दो, तो तुम कहोगे 0.693, खोल के लिखे इसको, तो 2.303 इंटू 0.3010, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी ना तो 0.693 आ जाएगा। और बच्चों और दायुकाल जो है वो है 138 सेकेंड। ये बना दी मैंने समीकरण 1। अब तुमसे टाइम पूछा है, तो बच्चों फॉर्मूला क्या है टाइम का, तो हम कहेंगे टाइम इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय K log बेस 10 R0 बाय R, ठीक है। अब मुझे टाइम फाइंड करना है, तो बच्चों टाइम इक्वल्स टू, ये समीकरण 2 कर देते हैं, ठीक है। K की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 2.303, ठीक है। इसको ऐसे क्यों लिखा आप समझ में आई गया होगा। फिर 2.303 इंटू 0.3010, ठीक है। K की वैल्यू रख दी 2.303 इंटू 0.3010, 138 ऊपर ले लेते हैं, ओके 138 log बेस 10 R0 प्रारंभिक सांद्रता है बच्चों 1.28 और बची हुई सांद्रता है 0.04, ठीक है। अब 128 और डिवाइडेड बाय 4, तो बताओ 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 2, तो 32, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं इसको तो कैंसिल कर दे। अब बच्चों ये हो गया 138 डिवाइडेड बाय 0.3010, ठीक है। अब तुम्हारे पास आ गया देखो log 32, तो क्या मैं log 32 को 2 की पावर 5 लिख दूं? बोलो 2 की पावर 5 मतलब समझे ना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। तो भाई मैं 32 को 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ, और बच्चों log में तो पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 log 2, और log 2 की वैल्यू वापस हो जाती है 0.3010। समझ गए? इसको और सॉल्व करो तो ये पावर आगे आ जाएगी 5 log बेस 10 2, तो बच्चों 5 log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। अब तो कुछ करना ही नहीं है, ये डेटा फिर से कैंसिल हो गया देखो। अब बस 138 का 5 टाइम्स कर लो, तो भाई 8 5 ज़ा 40, 0 5 3 ज़ा 15, 15 और 4 90, फिर 5, तो 690 सेकेंड के अराउंड आंसर आना चाहिए। तो आप ऑप्शन चूज कर ले बच्चों, है ना। तो आंसर 4, 690 सेकेंड का टाइम लगेगा इनिशियल रिएक्टेंट से कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन में आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अभिक्रिया ट्वाइस N2O5 gives 4NO2 प्लस O2 की दर को निम्न 3 तरीकों से लिखा जा रहा है, ठीक है। आपको K, K डैश और K डबल डैश में रिलेशन बता। तो वैसे तुम बताओ हम कैसे लिख सकते हैं अभिक्रिया वेग को, तो हम कहेंगे हमारे हिसाब से अभिक्रिया वेग जो होता है स्टोइकियोमेट्री की रिस्पेक्ट में लिखना है, तो हम कहेंगे क्रियाकारक है तो माइनस लगाओ, है ना। 2 अणु भाग ले रहे तो 1/2 कर दो, 1 स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है। और हमें लिखना था DN2O5 अपॉन DT, ठीक है।
सेकेंड जो है बच्चों 4 है, तो हम कर देंगे 1/4 DNO2 अपॉन dt। और थर्ड जो है वो 1 अपॉन, तो बच्चों 1 अपॉन O2 है, ठीक है, तो 1 अपॉन O2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, DO2 अपॉन dt। ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां देखती हूं, है ना, dN2O5/dt, तो बच्चों dN2O5/dt की जो वैल्यू है वो आपके पास दी हुई है K इंटू N2O5, है ना, यानी dN2O5/dt की प्लेस पे तुम्हें ये लिखना है K इंटू N2O5 और 1/2 तुम्हारे पास है, तो ये हो जाएगा K इंटू N2O5। ठीक है, फिर dNO2/dt ये रहा, तो इसकी जगह तुम्हें रखना है K डैश N2O5, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू K डैश और यहां हो जाएगा N2O5। ठीक, और dO2/dt, तो इसके प्लेस पे तुम्हें रखना है K डबल डैश N2O5। ठीक है, K डबल डैश N2O5। ठीक, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेती हूं बच्चों, मुझे थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो करेक्ट है, 4NO2 प्लस O2। ठीक है, क्वेश्चन करेक्ट, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, अब आप सॉल्व कर लो। तो देखो N2O5 तो सब में कैंसिल कर दो, तो अब तुम्हारे को क्या मिल रहा है, तो यहां तुम्हें मिल रहा है बच्चों K/2 इक्वल्स टू तुम्हें मिल रहा है K डैश बाय 4 और इक्वल्स टू तुम्हें मिल रहा है K डबल डैश। बस इनमें रिलेशन बता दो। तो पहला रिलेशन K डैश और K में पूछा है, तो देखो K डैश जो होगा 4 इधर ले जाओ, है ना, K/2 इक्वल्स टू K डैश बाय 4 है, तो K डैश क्या होगा, 4 इधर ले जाओ, तो 4/2 यानी कि 2K। तो मुझे ऐसा आंसर चाहिए जिसमें K डैश जो है वो 2K के बराबर हो, तो फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ के सब में। सेकेंड रिलेशन K डैश और K डबल डैश और K में है, ठीक है, तो बच्चों K डबल डैश जो है वो K/2 के बराबर है ना, K/2 की वैल्यू किसके बराबर है, K डबल डैश के बराबर है। ठीक है, तो K डबल डैश K/2 होना चाहिए और K डैश 2 होना चाहिए, है ना, 2K के बराबर। तो ऐसा कुछ है, तो देखो K डैश 2K के बराबर है और K डबल डैश की जो वैल्यू है दैट इज K/2, है ना। तो हम कह रहे हैं हमारा जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो है ऑप्शन सी। क्लियर, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, जो डेटा आपका मैच हो रहा है ना, उसको डायरेक्ट एज इट इज आप रख दो, ठीक है, और उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, यहां हाफ O2 है, मुझे डाउट था, तो मुझे लगा उस क्वेश्चन में 1/2 O2 है। ठीक है, दी गई अभिक्रिया के लिए N2O5 गैस है, गिव्स ट्वाइस NO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। अब बच्चों N2O5 के विघटन की दर आपको दे रखी है, तो पहले हम अभिक्रिया की स्टोइकियोमीति से क्या करते हैं, अभिक्रिया वेग लिख लेते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा dN2O5/dt, यानी इसके विघटन की दर इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे 1/2 dNO2/dt इक्वल्स टू 1/1/2, तो 2 पर आ जाएगा dO2/dt। ठीक है, तो ये तो हमने अभिक्रिया वेग समीकरण से क्या किया, हमने लिख दिया, इसको स्टोइकियोमीति लिख दी। अब देखो N2O5 के विघटन की दर, यानी बच्चों क्वेश्चन में तुम्हें माइनस dN2O5/dt की वैल्यू दे रखी है ना, माइनस dN2O5/dt, इसका मतलब है N2O5 के घटने की दर, विघटन की दर, ठीक है, माइनस है इसका मतलब, तो हम कहेंगे ये तो है 6.25 इंटू 10 की पावर, तो बच्चों 10 की पावर है -3,
मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स। अब तुमसे पूछा है NO2 के बनने की दर, तो ये रहा। तो बच्चों NO2 के बनने की दर अगर मैं 2 इधर ले जाऊं तो विघटन की दर की दुगनी है। तो मैं कहूंगी भाई dNO2/dt जो है, बात समझ में आ रही है ना, यहां 1/2 है तो 2 इधर चला जाएगा। तो मैं कहूंगी इसके डीकंपोजिशन की रेट की दुगनी होनी चाहिए। ठीक है, तो 6.25 सवा छह का दुगना करोगे तो 12.5, तो 12.5 इंटू 10 की पावर -3, और 1.25 के रिस्पेक्ट में है तो पॉइंट इधर ले जाओ, पावर कम हो जाएगी, तो 10 की पावर 2। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स जो भी है आपका सेकेंड इनवर्स है ना, तो सेकेंड इनवर्स ये आ गया। अब O2 के बनने की दर, तो ये रही बच्चों O2 के बनने की दर, तो मैं कहूंगी dO2/dt। तो ध्यान से देखो है ना, ये 2 तो इधर चला जाएगा, 1 हो जाएगा अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगी। तो बच्चों O2 के बनने की दर इसके विघटन की दर की क्या है, आधी, तो हाफ इंटू विघटन की दर आपकी है 6.25 इंटू 10⁻³ तो 6.25 का आधा कर लो, 3.125 हो जाएगा, है ना। 6 का आधा तो 3 हो गया, और 25 का 125 हो जाएगा, 10⁻³ तो ऐसा कोई आंसर सर्च करो जिसमें NO2 बनने की दर तो ये है ना। पहला आंसर तो 1.25, पहला देखो चेक करना, पहला ये पूछा है, आगे पीछे भी गलती हो जाती। तो पहला NO2 बनने की दर तो 1.25, तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे 10 की पावर -2 चाहिए, जल्दबाजी में पावर मत छेड़ देना, तो आंसर ये रहा। और dO2/dt 3.125 और पावर सेम चाहिए, तो ये रहा। तो बच्चों करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, सही है ना। 1.25 इंटू 10⁻² और 3.125 इंटू 10⁻³ सिंपल बच्चों स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है, 2010 में पूछा हुआ है जेईई मेंस में। नेक्स्ट, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा EA तथा अभिक्रिया की एंथैल्पी ΔH है, तो EA की मिनिमम वैल्यू होगी। तो बच्चों इसके लिए हमने ग्राफ पढ़ रखा है, अगर आपको याद हो तो हमने ग्राफ पढ़ रखा है, रिएक्शन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया की प्रकृति और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के बीच में ग्राफ। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि कभी भी कोई रिएक्शन जो है ना, R मतलब रिएक्टेंट क्रियाकारक, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सीधा नहीं जाता है, उसे एक ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था को पार करना पड़ता है। अब अगर रिएक्शन आगे जा रही है बच्चों, तो ये सक्रियण ऊर्जा है EA फॉरवर्ड, और पीछे जा रही है तो ये है EA बैकवर्ड। अब आपको लग रहा है कि मैंने ये ग्राफ तो ऊंचा बनाया है, क्रियाकारक की सक्रियण ऊर्जा तो ज्यादा रखी है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड की कम रखी, तो मुझे एक चीज बताओ, EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड इक्वल्स टू होता है बच्चों ΔH। ΔH है एंथैल्पी में परिवर्तन। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी, यहां थोड़ा फंसोगे इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। ऊष्मा शोषी यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें तंत्र ऊष्मा अवशोषित करता है, सोखता है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसको हीट एब्जॉर्ब करनी है। तो बच्चों एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी के लिए ΔH पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है कि EA फॉरवर्ड ज्यादा रहेगा EA बैकवर्ड से, अदरवाइज तो काम ही नहीं चलेगा। ये एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो शुरू में ऊर्जा ज्यादा होगी क्रियाकारक की, उत्पाद की कम होगी, और ये जो गैप है ये गैप आपका होता है ΔH। तो हम लेंगे ओके भाई, ये जो गैप है ये गैप है ΔH। ठीक, अब मुझे तो ओवरऑल एनर्जी में फर्क बताना है ना, ΔH और उसमें रिलेशन बताना। तो बच्चों ओवरऑल में जाओ, देखो ये पूरी जो ऊर्जा है ये है सक्रियण ऊर्जा, है ना। अगर मैं कहूंगी भाई सक्रियण ऊर्जा, तो मैं कहूंगी यहां से इसको यहां तक पहुंचने के लिए जो मेरा खर्चा हुआ वो है सक्रियण ऊर्जा। तो तुम्हें नजर आ रहा है ΔH तो बहुत छोटा है और सक्रियण ऊर्जा क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तो EA की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, ΔH। देख के ही पता चल रहा है ना, ये वाली पूरी एनर्जी जो है ये ज्यादा है ना, और ΔH तो कम है,
ठीक है, तो बच्चों सक्रियण ऊर्जा जो है वो डेल्टा एच से ज्यादा होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह इक्वेशन इसी तरह से करोगे, और नेगेटिव आ जाओ तो उल्टा बना लेते ग्राफ, उससे कर लेना, है ना, ऊष्मा क्षेप भी होता तो। नेक्स्ट है बच्चों 2a प्लस बी गिव्स c प्लस डी का गतिकीय रूप से अध्ययन के दौरान निम्न परिणाम प्राप्त हुए। ये आपके एक्सपेरिमेंट है 4 और ये रिजल्ट्स है। अब बच्चों इन आंकड़ों के आधार पर निम्न में से कौन सा सही है? अब ध्यान से देखो, तुम्हें क्या करना है कि पहले मान लो मुझे ए की रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, बी को कांस्टेंट रखूंगी। ठीक है, या सबसे पहले वेग समीकरण बना लो कि भाई अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू के, है ना, ए की पावर तो हम कहेंगे कोटि पी मान लेते हैं, और बी की पावर तो कोटि क्यू मान लेते हैं। मेरा रिजल्ट पी प्लस क्यू है, और कुल मिला के मुझे पी और क्यू की वैल्यू निकालनी। तुम चाहो तो बोर्ड पैटर्न से भी सॉल्व कर सकते हो, और तुम चाहो तो शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों जेईई में एग्जाम देने बैठे हो, फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा। तो बोर्ड पैटर्न वाला मैंने जब लेक्चर बनाया था उसमें आपको थियरी में पढ़ा रखा है कि आपको ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ शॉर्ट तरीका सीखेंगे। तो देखो, पहले मुझे इसके रिस्पेक्ट में आंसर चाहिए, तो मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट ढूंढूंगी जिसमें बी की सांद्रता कांस्टेंट है। तो देखो प्रयोग 1 और 4 में बी की सांद्रता कांस्टेंट है ना, बी में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन यहां मैंने देखो क्या किया, 0.1 का 0.4, मतलब ए की सांद्रता मैंने 4 गुनी कर दी है। सही है, एक था, आप कितना कर दिया 4। तो बच्चों मैंने ए की सांद्रता 4 गुनी कर दी, तो वेग तो देखो 6 का 4 गुना 24, पावर यहाँ कम हो गई है तो मिलेगा 2.4 है, तो पावर 10 की पावर -3 है ना, यहाँ 10 की पावर -2, पावर कम हो गई अपने आप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको 4 गुना किया है तो वेग 4 गुना हो गया। तो बच्चों वेग k इंटू ए की पावर p है, अब मैंने यहाँ 4 किया तो वेग 4 गुना हो गया। तो ऐसा तभी संभव होगा जब अभिक्रिया की कोटि 1 होगी, है ना। अगर वेग इक्वल्स टू k a की पावर 1 करूंगी तो a की सांद्रता 4 गुनी कर दो, वेग भी कितना हो जाएगा 4 गुना। तो मैं कहूंगी इस रिजल्ट से तो मुझे लग रहा है कि a के सापेक्ष कोटि 1 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो बच्चों ऐसा एक्सपेरिमेंट ढूंढो जहां a कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे यहां देखो प्रयोग 2 और 3 में a तो कांस्टेंट है, और यहां देखो ये 2 का 4 हो गया, b की सांद्रता दुगनी कर दी। ठीक है, तो बच्चों प्रयोग 2 और 3 में मैंने b की सांद्रता दुगनी कर दी, तो वेग देखो है ना 7.2 से 2.88, पावर 1 कम हो गई, मतलब 28.8। तो 7 का 4 गुना 28 होता है, 7.2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 28.8 आएगा। तो बच्चों अगर मैंने सांद्रता दुगनी की तो वेग 4 गुना हो गया, समझे। वेग इक्वल्स टू k और सांद्रता की पावर q है b के रिस्पेक्ट में। मैंने क्या किया, तो बच्चों मैंने खाली सांद्रता दुगनी की और मेरा आंसर कितना हो गया 4 गुना। तो ये कब होगा, 4 इक्वल्स टू 2 की पावर q, है ना। तो 4 को मैं लिख दूं 2 की पावर 2, यानी q का मान 2 है। ठीक है, तो अगर सांद्रता दुगनी कर रही हूं, वेग 4 गुना हो रहा है, तो बच्चों कोटि 2 है ना। कोटि 1 होती तो दुगने पे दुगना आंसर आता, कोटि 2 है मतलब दुगने पे 2 की पावर 2, आंसर कितना आएगा 4 गुना। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको, है ना। और शॉर्ट तरीके से नहीं करना है तो बच्चों लेक्चर में पढ़ा रखा है उससे करेंगे। तो Q की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो बच्चों P1 है, Q 2 है, और मुझे तो अच्छा समीकरण लिखनी है तो लिख दो, वेग इक्वल्स टू आपके पास आना चाहिए k a की पावर 1 और b की पावर 2, ऐसा कुछ। तो हम कहेंगे वेग इक्वल्स टू k a की पावर 1 b की पावर 2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट है बच्चों ट्वाइस NO प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस NOCl की अभिक्रिया दर निम्न दर समीकरण द्वारा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो इसके दर स्थिरांक को k को कैसे बढ़ाएं। तो बच्चों अभिक्रिया वेग स्थिरांक वैसे तो किसी पे निर्भर करता नहीं है, सिर्फ ताप पे निर्भर करता है। आपने अभी एक समीकरण पढ़ा था ना अरेनियस का, k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस EA/RT, है ना। अगर ताप में वृद्धि
कितनी कर दी जाए 10 डिग्री, तो वेग स्थिरांक का मान दुगुना या 3 गुना हो जाता है। तो हमने पढ़ा था k2/k1 है ना, इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, log base 10 k2/k1 इक्वल्स टू था ना बच्चों E/2.303 r t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। ठीक है, ताप बदलो वेग स्थिरांक बदल जाएगा। तो हम कहेंगे वेग स्थिरांक को हम सिर्फ ताप बदल के चेंज कर सकते हैं। ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। इसने पूछा है कैसे बढ़ाएंगे, तो आंसर है ताप बढ़ाने से। सांद्रता से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों N2 + 3H2 gives 2NH3। अभिक्रिया के लिए यदि DNH3/dt यानी अमोनिया बनने की दर आपको दे रखी है, ठीक है, तो बच्चों DNH3/dt की वैल्यू है 2 × 10⁻⁴ यूनिट लिख रही हूं मैं, ठीक है। और आपसे पूछा है -DH2/dt हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर बताओ, तो ठीक है, स्टोइकियोमीति से क्या करते हैं, समीकरण बना लेते हैं। तो देखो पहला लिख दूं -dN2/dt, नाइट्रोजन के घटने की दर इक्वल्स टू -1/3 DH2/dt, हाइड्रोजन के घटने की दर का 1/3। हालांकि नहीं भी लिखते तो चल जाता, पूछा ही नहीं है, ठीक है। और ट्वाइस NH3 मतलब, तो हम कहेंगे 1/2 DNH3/dt, ठीक है। अब बच्चों जो ज्ञात करना है और जो पूछा है उनको बराबर कर दो। तो मुझे हाइड्रोजन का रिलेशन पूछा है और अमोनिया का रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो हम कहेंगे -DH2/dt जो होगा, 3 उधर ले जाओ बच्चों, तो 3/2 DNH3/dt की वैल्यू तो दे रखी है ना, 2 × 10⁻⁴, ठीक है। तो अब आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना, 3 × 10⁻⁴, ठीक है। मात्रक चेक कर लेना, जो है वहां पे वही होना चाहिए, सारे मात्रक सेम है तो कोई टेंशन नहीं है। तो आंसर होना चाहिए बच्चों 3 × 10⁻⁻⁴ है ना ऑप्शन में, तो यहां सब जगह माइनस ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। गलती से प्रिंट हो गया होगा तो ये माइनस है बच्चों, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻⁻⁻, ठीक है ना, कोई गलती तो है नहीं, ओके। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। सो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अभिक्रिया A + B gives उत्पाद के लिए प्रेक्षित किया गया है कि A की प्रारंभिक सांद्रता दुगनी करने पे अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। तो बच्चों अभिक्रिया वेग जो है ना, वो A पे कैसे निर्भर कर रहा है, तो मैं कह रही हूं कि अगर मैंने इसको दुगना किया तो इसका आंसर दुगना है। तो ऐसा तो तभी संभव होगा जब पावर 1 होगा, है ना। इसको डबल कर रही हूं तो यहां आंसर डबल आ रहा है, ठीक है। अब B के रिस्पेक्ट में, तो भाई अभिक्रिया वेग जो है वो B पे कैसे निर्भर कर रहा है, तो देखो, अच्छा A तथा B दोनों की प्रारंभिक सांद्रता दुगनी कर दे तो वेग 8 गुना हो जाता है। तो बच्चों A दुगना करूंगी तो वेग दुगना तो होना ही है, इससे पहले ही कह दिया। तो अब 8 गुना हो रहा है, तो A की वजह से तो दुगना हुआ और B की वजह से 4 गुना हुआ, क्योंकि 4 × 2 8। बात समझे, A भी भाग ले रहा है, B भी भाग ले रहा है। A को दुगना करती हूं तो वेग दुगना हो जाता है, ठीक है। तो मतलब A के चक्कर में डबल तो होना ही। अब ये कह रहा है नहीं, B को भी दुगना कर रही हूं और A को भी दुगना कर रहा हूं तो आंसर 8 गुना हो रहा है। मतलब 8 गुना को मैं लिख दूं 4 × 2, तो दुगना तो हो ही रहा था पहले से ही A की वजह से, अब B की वजह से 4 गुना हो रहा है। तो बच्चों यदि B की सांद्रता दुगनी कर रहे हैं, है ना, तो यहां आंसर 4 आ रहा है। अगर मैं यहां 2 कर रही हूं तो आंसर 4 कब आएगा, जब 2 की पावर 2 कर दो। तो अभिक्रिया वेग A की पावर 1 के समानुपाती होगा, B की पावर 2 के समानुपाती, और आपका जो अभिक्रिया वेग समीकरण बनेगा वो ऐसा हो जाएगा, अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू K A की पावर 1 और B की पावर 2, ठीक है। इधर भी 2 कर दो, इधर भी 2 कर दो, तो बच्चों 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू 2 8 हो गया, है ना। तो दोनों को दुगना करेंगे तो वेग 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर निम्न द्वारा दी जाएगी, तो मैच कर लो। तो बच्चों अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू K A की पावर 1 और B की पावर 2, एक ही आंसर है ना, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ठीक है, 2009 का क्वेश्चन है। तो देखो कितने सिंपल और सरल क्वेश्चंस है। अगर आपने सिंपल 12th का एनसीईआरटी लेक्चर ही पढ़ लिया होता तो ये सारे क्वेश्चन उस पे बेस्ड है ना। तो मिलते हैं आगे के आने वाली क्लासेस में, जहां हम और जेई और नीट के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको नीट में, जेई में, सीयूईटी में और बोर्ड में सब में हेल्प करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।